देखिएगा, a force applied on an object can produce three types of changes. First है force can change speed of an object, ठीक है, speed change कर सकती है. Second, force can change the direction of motion of an object, ठीक, force से direction of motion change होता है. और third है force can change the shape of an object, force से object की shape भी change हो जाती है. फिर देखिएगा अरिस्टोटल्स पॉलिसी जो है ये समझने के लिए है, मतलब फोर्स को ही इनिशियली थोड़ा सा और एक्सप्लेन करा अरिस्टोटल ने. कैसे करा देखिए. अरिस्टोटल asserted that the natural state of a body is the state of rest. अरिस्टोटल ने कहा कि इनिशियली या नेचुरली कोई भी बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहती है, ठीक है, वो मोशन में नहीं रहना चाहती. फिर नेक्स्ट पॉइंट, एवरी बॉडी इन मोशन टेंड्स टू स्लो डाउन एंड कम्स टू रेस्ट. जो भी बॉडी मोशन में है उसकी टेंडेंसी ये भी होती है कि वो भी रेस्ट में आना चाहिए. तो सबसे पहले उसने बोला कि दुनिया में जितनी भी बॉडीज़ हैं सब रेस्ट में रहना चाहती है. फिर उसने बोला कि जो बॉडीज़ मोशन में हैं भी वो भी रुकना चाहती हैं, वो भी रेस्ट में आना चाहती हैं. नेक्स्ट पॉइंट, एन एक्सटर्नल फोर्स इज नेसेसरी टू मेंटेन इट्स मोशन. अगर किसी बॉडी को मोशन में रहना है तो मोशन में बने रहने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत उसको पड़ती ही पड़ती है, ठीक है. हमने किसी टॉय कार को ऐसे ही अगर पुश कर दिया वो थोड़ी दूर तक मोशन में जाएगी, फिर फाइनली वो भी रुकेगी, ठीक है. तो हमें उसको कंटिन्यूसली पुश करते रहना पड़ेगा तभी वो मोशन में बनी रहेगी. एग्जाम्पल, अ कार्ट ऑन अ रोड हैज़ टू बी कॉन्स्टेंटली पुश्ड टू कीप इट इन मोशन. अ सिंगल पुश विल नॉट टेक इट फार. फ्रॉम सच ऑब्जर्वेशंस अरिस्टोटल कंक्लूडेड एन एक्सटर्नल फोर्स इज नेसेसरी टू कीप अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. दिस लॉ इज नोन एज अरिस्टोटलियन लॉ ऑफ मोशन. तो अरिस्टोटलियन लॉ ऑफ मोशन ये था कि किसी भी बॉडी को मोशन में रहने के लिए लगातार उस पर कोई ना कोई फोर्स लगाते रहना पड़ेगा, नहीं तो वो बॉडी मोशन में नहीं रहेगी. तो यहाँ से एक रिलेशन समझ में आता है, देखो यहाँ से एक रिलेशन समझ में आता है फोर्स में और मोशन में. ये फोर्स कंपलसरी है किसी भी बॉडी को मोशन में बनाए रखने के लिए. उसके बाद अब नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 2 पर. However, Aristotle's views were proved wrong by Galileo. It was observed that external forces were necessary to counter the opposing forces of friction to keep bodies in uniform motion. मतलब गैलीलियो ने ये कहा था कि किसी बॉडी की टेंडेंसी नहीं होती रेस्ट में आने की, वो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है जो किसी भी मूविंग बॉडी को रोक देती है. आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को गायब कर दो तो आपका जो सिंगल पुश है वही उस बॉडी को कंटिन्यूसली मूव कराने के लिए काफ़ी है. वो हमेशा मूव ही करती रहेगी बॉडी, क्योंकि उसको एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो उसको रोकती है. तो अरिस्टोटल ने तो ये कहा था कि किसी भी बॉडी को मोशन में बनाए रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत है, लेकिन गैलीलियो ने ये कहा कि मोशन में बनाए रखने के लिए नहीं है, फ्रिक्शन के फोर्स को ओवरकम करने के लिए आप फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तभी वो बॉडी मूव करेगी, नहीं तो मूव नहीं करेगी. तो दोनों के स्टेटमेंट्स में फ़र्क हो गया. वो बोल रहा था अरिस्टोटल कि बॉडी को मोशन में बनाए रखने के लिए लगातार आपको फोर्स की ज़रूरत है, और गैलीलियो बोल रहा था कि बॉडी को मोशन में नहीं, बॉडी जो है जो मोशन में रहती है वो लगातार फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम करती है, ठीक है, और इस वजह से वो मुझे मोशन में दिखाई देती है क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा उसका फोर्स है, तो इस वजह से वो आगे को बढ़ती हुई दिखाई देती है. आगे चलते हैं. ऑनलाइन वालों को क्लियर है बेटा, यहाँ तक बताइए. यस सर. ठीक है, चलिए जी. उसके बाद देखेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया. लॉ ऑफ इनर्शिया शायद आप लोगों को ध्यान भी होगा. अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. ठीक है, कोई रेस्ट में है बॉडी तो रेस्ट में ही रहना चाहिए, कोई मोशन में है बॉडी तो वो मोशन में ही रहना चाहिए. It was Galileo who first asserted that objects move with constant speed when no external forces act on them on the basis of the following simple experiments. पहला है Galileo's experiment with single inclined plane. Galileo observed that when an object moves down an inclined plane, its speed increases. Galileo ने ये देखा कि अगर कोई भी बॉडी एक inclined plane से नीचे की तरफ लुढ़कती है, गिरती है, ठीक है, तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती है. ये सबसे पहले गैलीलियो ने देखा. गैलीलियो ओके. सेकंड पॉइंट है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अप द इंक्लाइंड प्लेन इट्स स्पीड डिक्रीजेस. उसने बोला कि अगर कोई बॉडी किसी प्लेन पर ऊपर की तरफ बढ़ती है तो फिर उसकी स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज होती है. थर्ड बोला वो, फ्रॉम द अबव टू ऑब्जर्वेशंस गैलीलियो आर्ग्यूड दैट व्हेन द प्लेन स्लोप्स नाइदर अपवर्ड नॉर डाउनवर्ड्स देयर शुड बी नाइदर एक्सेलरेशन नॉर रिटार्डेशन. तो गैलीलियो ने उसके बाद एक और दूसरा थ्योरी ये बताई
कि अगर कोई बॉडी ऊपर भी नहीं जाती है और कोई बॉडी नीचे भी नहीं जाती, नीचे जाती है तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, ऊपर की तरफ जाती है अप एंड इंक्लाइंड प्लेन अगर वो जाती है तो उसकी स्पीड डिक्रीज होगी। ये तो कॉमनली आपको समझ में आ रहा है। तो गैलीलियो ने ये बोला कि अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन भी नहीं है और डिक्लाइन प्लेन भी नहीं है, मतलब अगर वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में चलती है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में फिर वो कांस्टेंट स्पीड से चलेगी, उसमें किसी तरीके का कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। स्पीड का डिक्रीज होना इज कॉल्ड रिटार्डेशन, दैट इज ऑल्सो एन एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और स्पीड का इंक्रीज होना वो भी एक एक्सेलरेशन है। तो वो कह रहे हैं कि अगर हॉरिजॉन्टल में रहेगा तो फिर किसी तरीके का एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा यानी कि कांस्टेंट स्पीड होगी। ठीक है, तो ये दो डायग्राम हैं, एक में इंक्रीजिंग स्पीड दिखाया है, एक में डिक्रीजिंग स्पीड। उसके बाद तीसरा डायग्राम है नो स्लोप हॉरिजॉन्टल मोशन कांस्टेंट स्पीड। इसके बाद आप आइएगा पेज नंबर 3 पर, गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट्स ऑन 2 इंक्लाइंड प्लेन्स। गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट करा 2 इंक्लाइंड प्लेन पे। अच्छा, ये जितना भी अभी तक हम कर रहे हैं ना, ये जो हम पेज नंबर 3 पर भी है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। ठीक है ना, एग्जाम में ये चीज़ें नहीं पूछी जाती। तो गैलीलियो थॉट ऑफ एन इमेजिनरी एक्सपेरिमेंट। इन दिस एक्सपेरिमेंट 2 इंक्लाइंड प्लेन्स आर अरेंज्ड फेसिंग ईच अदर। तो गैलीलियो ने ये कहा कि एक प्लेन बना दिया, ऐसा बना दिया कि 2 इंक्लाइंड प्लेन्स हैं, कुछ इस तरह से अरेंज्ड है कि वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ऐसे 2 इंक्लाइंड प्लेन्स एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। अब इन्होंने बोला कि ये तो इनिशियल पोजीशन है, किसी भी बॉल की, और इस तरफ उसकी फाइनल पोजीशन। किस तरह से, जैसे यहाँ पर बॉल थी तो ये बॉल ने ये पाथ फॉलो करा ऐसे, फिर ऐसे मुड़ गई, फिर ऐसे चली, फिर ऐसे मुड़ गई। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन से इस तरह से बॉल फाइनल पोजीशन पर पहुंची। अच्छा, एक तो ये। अब जरा सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले में क्या हुआ, सेकंड वाले में ये वाला स्लोप जो है, जो ज़्यादा ऊंचा है, इसको थोड़ा सा कम कर दिया गया। मतलब इसका जो ये एंगल है, इस एंगल को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया। कैसे? ऐसे थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया। ये है। फिर थर्ड आपका है परपेचुअल मोशन। अब ये तीनों ही जो फिगर्स हैं, इन तीनों फिगर्स को नीचे समझाया गया है। फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स अराउंड वन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन्स इट क्लाइम्स अप द अदर, इट ऑलमोस्ट रीचेस द सेम हाइट बट नॉट कम्प्लीटली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। इफ द फ्रिक्शन वर एब्सेंट द ऑब्जेक्ट मस्ट हैव रीच्ड द सेम हाइट एज इनिशियल हाइट। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अगर आपने इस हाइट से, मतलब ये भी सेम एंगल पर है और ये भी सेम एंगल पर है, तो आपने अगर इस हाइट से किसी बॉल को छोड़ दिया तो वो बॉल लुढ़कते हुए इधर आएगी, लेकिन जितनी हाइट पर ये, उतनी हाइट पर ना जाकर थोड़ी सी कम हाइट पर रह जाएगी, उतनी ज़्यादा हाइट तक नहीं जा पाएगी। उसका रीज़न उन्होंने ये बोला कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगातार उसकी एनर्जी को कम कर रहा है, लगातार उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो जब यहाँ से उसको छोड़ा गया तो उसमें एक्सेलरेशन हुआ, उसकी स्पीड बढ़ी, लेकिन यहाँ हॉरिजॉन्टल था तो कांस्टेंट स्पीड हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर भी फ्रिक्शन था, तो फ्रिक्शन ने उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करा, और इस इंक्लाइंड प्लेन पर थोड़ा और स्लो डाउन करा, तो वो सेम हाइट पर नहीं पहुँचा। और दूसरी तरफ उसने ये बोला कि अगर फ्रिक्शन एब्सेंट हो, फ्रिक्शन हो ही ना, तो फिर बॉडी यहाँ से और यहाँ तक आई है, तो जितनी हाइट पर हमने छोड़ा था वो यहाँ तक आकर भी ऐसे आके और सेम हाइट तक पहुँचेगी। तो ये पहला उसका ऑब्जर्वेशन था गैलीलियो का। दूसरा देखिए, when the slope of the upward inclined plane is decreased, the object has to travel a longer distance to reach the maximum height as shown in figure 2। तो उसने ये बोला कि जब आपने उसका प्लेन जो है, जब आपने उसका एंगल थोड़ा सा डिक्लाइन कर दिया, थोड़ा सा कम कर दिया, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ उसने बोली कि भाई आप एंगल चेंज करेंगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। एंगल अगर आप डिक्रीज कर रहे हैं तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, एंगल इंक्रीज कर रहे हैं तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, ज़्यादा ऊंचा नहीं जा पाएगी वो। ठीक। थर्ड पॉइंट है, फ्रॉम द अबव टू ऑब्जर्वेशंस गैलीलियो आर्ग्यूड दैट
If the second plane is made horizontal, the object will have to travel an infinite distance to reach the same height. This is possible only if the object moves forever with uniform velocity on the horizontal surface. मतलब तीसरा डायग्राम उसने ये बोला कि ये जो मोशन है, ये मोशन ऐसा होगा कि उसको सेम हाइट तक पहुंचने के लिए, बॉल को सेम हाइट तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? हम ये कहेंगे कभी पहुंचेगी ही नहीं, वो पहुंचेगी नहीं सेम हाइट पर, क्योंकि आपने इस प्लेन को हॉरिजॉन्टल बना दिया तो वो हाइट पर जाएगी कहाँ से? हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई भी चीज़ वर्टिकली मूव कहाँ करेगी? नहीं करेगी। तो सीधी बात उसने ये बोली कि भाई उसको उसी सेम हाइट पर पहुँचने के लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल जब हॉरिजॉन्टल मोशन में वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ चलता जाए और कभी ना रुके। तो कुल मिलाकर जो उसने आर्ग्यू करा वो अपना ही पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रहा था कि जो ये हॉरिजॉन्टल मोशन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर कोई बॉडी चलती है तो वो हमेशा चलती ही रहती है, ठीक है ना। तो ये उसने प्रूव करने की कोशिश करी। तो ये शुरुआती दौर था जहाँ पर अरिस्टोटल ने कुछ बताया फोर्स के बारे में, और जो है गैलीलियो ने कुछ बताया। तो इसके बाद फिर आप आइए पेज नंबर 4 पर। From these series of experiments, Galileo formulated the following law of inertia. A body moving with a certain speed along a straight path will continue to move with the same speed along the same straight path in the absence of external forces. In the absence of external forces का मतलब क्या है कि in the absence of friction also, friction भी एक external force है, body की internal अंदर तो नहीं होती है force, बाहर ही होती है। अच्छा जी, तो यहाँ तक इसका इंट्रोडक्टरी पोर्शन था। फिर नेक्स्ट टॉपिक से आते हैं हम इनर्शिया से। तो इनर्शिया से आपको समझना शुरू करते हैं इस चैप्टर के बारे में। इनर्शिया क्या है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। द टर्म इनर्शिया मीन्स रेसिस्टेंस टू चेंज। रेसिस्टेंस टू चेंज का मतलब क्या है कि वो चेंज का अपोज कर रहा है। इनर्शिया चेंज का अपोज कैसे? फॉर एग्जांपल ये पंखा चल रहा है, हमने स्विच ऑफ करा तो पंखा बंद नहीं होगा। मतलब ऐसा थोड़ी है कि हमने स्विच ऑफ करा तो स्विच ऑफ करने का मतलब क्या है कि हमने करंट सप्लाई करना बंद कर दिया। तो ऐसा थोड़ी है कि हमने स्विच ऑफ करा तो एकदम ब्रेक लग गया, उसमें एकदम वहीं के वहीं रुक गया, ऐसा तो नहीं होता। तो होता क्या है कि वो धीरे धीरे घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि वो मोशन में था तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स अब अप्लाई नहीं हो रही उसको। एक्सटर्नल फोर्स क्या है? वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू दे रहे हैं, तो वो उसको एक्सटर्नल फोर्स अब मिल नहीं रही है। जब एक्सटर्नल फोर्स मिल नहीं रही है तो अल्टीमेटली फिर वो रुकेगा। लेकिन वो जो थोड़ी देर तक घूमता है वो क्या था कि उसके इनहेरेंट मतलब उसके अंदर एक फोर्स इकट्ठी हो गई थी, तो वो जो अंदर जो एनर्जी इकट्ठी हो जाती है दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। वो उसको लगातार मोशन में रहने देती है, ठीक है। सेम चीज़ साइकिल के साथ है। आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाते ही अगर आपने फोर्स लगानी बंद कर दी, यानी कि पेडल पर जो आप फोर्स लगाते हैं वो आपने लगानी बंद कर दी, तो ऐसा थोड़ी है कि साइकिल एकदम रुक जाएगी, थोड़ी देर चलती रहेगी, ठीक है। तो एकदम से रोकना है तो आपको उसको एक्सटर्नली फोर्स लगानी पड़ेगी, एक्सटर्नली ब्रेक्स अप्लाई करने पड़ेंगे, तब वो रुकेगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया। पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसका एग्जाम्पल है a person standing in a bus falls backward and the bus suddenly starts moving forward। तो ये जो ये एग्जांपल लिखा हुआ है ना, इसी का क्वेश्चन बना देते हैं और क्वेश्चन बनाकर इसका आपसे रीज़न पूछा जाता है। तो नीचे जो एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है वो यही चीज़ का है, जिसको मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। इसमें भी वही चीज़ लिखी गई है जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि जब हम बस में खड़े हुए हैं तो हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी का जो हिस्सा बस के कॉन्टैक्ट में है वो हिस्सा बस के सिस्टम के साथ में जुड़ चुका है, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो हमारे जो पैर हैं, हम खड़े हुए हैं बस में, ठीक है, तो हमारे जो पैर हैं वो पैर जो है वो बस के फ्लोर से चिपके हुए हैं, मतलब वो कॉन्टैक्ट में होने का मतलब क्या है कि भाई अब जो हमारे पैर हैं वो उसका सिस्टम बन चुके हैं, वो बस के सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। अब बस चली तो बस के साथ में जो चीज़ कॉन्टैक्ट में है वो उसको लेकर जाएगी अपने साथ, ठीक है। तो क्या होता है कि बस हमारे पैरों को लेकर जाती है आगे। अब हमारे पैर तो हमारी बॉडी के साथ इकट्ठे हो रखे हैं, तो पैर तो आगे निकल जाते हैं, बॉडी पीछे रह जाती है। इस वजह से हमको जर्क जो है वो ऐसा लगता है बस तो जा रही है आगे की तरफ, तो हमें जर्क पीछे की तरफ लगता है। क्यों? क्योंकि पैर एकदम से आगे निकल गए, और क्योंकि पैर बॉडी के साथ जुड़े हुए हैं तो फिर वो एक इंस्टेंट के बाद में फिर बॉडी भी धीरे से ऐसे आगे आ जाती है, क्योंकि
पैर जो है वो बॉडी के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पैर वहाँ रह जाएंगे बॉडी पीछे रह जाएगी, ठीक है। फैक्ट यही है कि पैर तो आगे निकल गए लेकिन बॉडी पीछे रह गई, इस वजह से वो झटका लगा है। तो और वो जो बॉडी जो पीछे रह गई वो क्यों रह गई पीछे, क्योंकि ड्यू टू इट्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि वो बॉडी जो है वो रेस्ट में थी और वो रेस्ट में रहना चाहती है, वो रेस्ट में रहना चाहती है और पैर भी रेस्ट में थे। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि वो बस के साथ कांटेक्ट में थे तो बस उसको लेकर चल दी अपने साथ, पैरों को लेकर चल दी। सिमिलरली आप ये देखेंगे कि ये तो खड़े होने का एग्जाम्पल हो गया, अगर हम बस में बैठे हुए हैं तो बस में बैठे हुए हैं तो हमारे जो पैर हो गए, हमारी जो थाइज हो गई, जो हिप्स हो गए, जो बैक हो गई, उनमें तो कोई झटका नहीं लगता ना, झटका लगता है गर्दन में, क्योंकि गर्दन फ्रीली एयर में है, गर्दन जो है वो एयर में है, वो बस के कॉन्टेक्ट में नहीं है। हाँ, अगर आपने गर्दन को भी ऐसे चिपका रखा है बस की सीट में तो आपको झटका लगेगा ही नहीं, ठीक। लेकिन गर्दन ऐसे है तो होता क्या है कि बॉडी तो आगे निकल जाती है, ठीक है, और जो गर्दन है वो पीछे रह जाती है, तो इस वजह से पीछे को ऐसे झटका लगता है। लेकिन क्योंकि गर्दन बॉडी के साथ जुड़ी हुई है तो वो उसको अगले ही इंस्टेंट में वो उसको आगे खींच कर ले आती है। तो ये रीज़न है झटका लगने का। तो सुनिएगा, इसमें यही है इसका एक्सप्लेनेशन। When the bus moves, the lower part of his body begins to move along with the bus, while the upper part of his body continues to remain at rest due to inertia. Inertia क्या होती है, उसके अंदर की प्रॉपर्टी कि वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, वो नहीं चलना चाहती ऊपर की बॉडी। लेकिन जो लोअर बॉडी है यानी कि जो पैर है जो टच्ड है ज़मीन के साथ में, फ्लोर के साथ में बस के, उसको बस आगे लेकर चली जाती है। दैट इज़ वाई ए पर्सन फॉल्स बैकवर्ड व्हेन द बस स्टार्ट्स। ऐसे ही इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के एग्जांपल्स हैं, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज इतना ही कर लीजिए, ठीक है। और मैंने अभी आपके फिजिक्स की क्लास को ऑफ रखा था थर्सडे वाले दिन, तो कल आपकी क्लास रख लूँ सेम टाइम, यही टाइम रख लूँ? हाँ, अगर सुबह कंफर्टेबल हो तो सुबह बता दीजिए, 10-11 सुबह रख लूँ। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें भाई, आयुषी, अक्षत, कौस्तव, लक्षिता, बता दो सुबह 11 बजे। बता दो 11 बजे तक तो उठ जाओगे भाई सब? यस सर। कौस्तव बता दो, कुछ आवाज़ नहीं आ रही उधर से। अक्षत, ऐसा, लक्षिता, ठीक है, चलिए सुबह 11 बजे आएंगे, ठीक है। इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। Thank you, sir.